3 मई, बिस्ट्रिट्स। रात का समय था जब जोनाथन हारकर म्यूनिख से अपनी यात्रा पर निकला। घड़ी में 8:35 बज रहे थे। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और उसके साथ ही शुरू हो चुकी थी एक ऐसी यात्रा जिसका अंत क्या होगा ये वो खुद भी नहीं जानता था। सुबह होते होते वो वियना पहुंच गया। हालांकि ट्रेन अपने समय से 1 घंटे देर से थी। खिड़की से झांकते हुए उसने बुडापेस्ट की एक झलक देखी और वो झलक ही काफी थी ये समझने के लिए कि ये शहर साधारण नहीं है। लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। उसे साफ महसूस हो रहा था वो धीरे धीरे पश्चिम की दुनिया से दूर जा रहा है और एक ऐसी जगह में प्रवेश कर रहा है जहां सब कुछ अलग है, अनजाना है और शायद थोड़ा डरावना भी। जब ट्रेन डैन्यूब नदी के विशाल पुल को पार कर रही थी तो ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रख रहा हो। तुर्की शासन की पुरानी कहानियों और रहस्यों से भरी दुनिया में। रात ढलते ढलते वो क्लॉजेनबर्ग पहुंचा। थका हुआ जोनाथन एक पुराने से होटल रॉयल में ठहर गया। रात के खाने में उसे एक खास डिश दी गई, लाल मिर्च में पका चिकन। स्वाद लाजवाब था, लेकिन उसके बाद उसे इतनी प्यास लगी कि उसने पानी का पूरा बर्तन खाली कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, मिना के लिए इसकी रेसिपी जरूर लेनी होगी। वेटर ने मुस्कुराते हुए बताया, इसे पपरिका हैंडल कहते हैं, यहां का मशहूर खाना। लंदन में बिताए गए अपने समय को याद करते हुए जोनाथन को संतोष हुआ। उसने पहले ही ट्रांसिल्वेनिया के बारे में काफी पढ़ाई कर ली थी। ब्रिटिश म्यूजियम में जाकर नक्शे, किताबें, सब कुछ। उसे पता था कि वो जिस जगह जा रहा है वो यूरोप के सबसे रहस्यमयी और अनजाने हिस्सों में से एक है, कारपेथियन पहाड़ों के बीच, जहां 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं। लेकिन एक चीज उसे परेशान कर रही थी। ड्रैकुला के किले का कोई सटीक नक्शा कहीं नहीं था। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। खिड़की के बाहर एक कुत्ता लगातार रो रहा था और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल और सपने घूम रहे थे। क्या ये सिर्फ थकान थी या कुछ और? सुबह होते होते वो गहरी नींद में चला गया, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और वह चौंक कर उठ बैठा। नाश्ता भी कुछ अलग ही था। मकई के आटे का दलिया, मां मालिगा, और मांस से भरे बैंगन, इम्प्लेटाटा। स्वाद अच्छा था, लेकिन उसके पास समय कम था। वो जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचा, पर जैसे जैसे वो पूर्व की ओर बढ़ रहा था उसे एक बात साफ समझ आने लगी। यहां समय का कोई महत्व नहीं है। ट्रेनें देर से चलती हैं, लोग भी। दिन भर की यात्रा जैसे किसी सपने से कम नहीं थी। ऊंची पहाड़ियों पर बने पुराने किले, शांत बहती नदियां और हर स्टेशन पर अलग अलग तरह के लोग, कुछ सामान्य और कुछ इतने अजीब कि मानो किसी दूसरी दुनिया से आए हों। लेकिन सबसे अलग थे स्लोवाक लोग। बड़े बड़े टोपी, ढीले कपड़े, भारी बेल्ट और घनी काली मूंछें। पहली नजर में वे डाकू जैसे लगते थे, लेकिन सच कुछ और था। वे शांत थे, सरल थे और अपने में ही रहते थे। शाम ढल चुकी थी जब जोनाथन आखिरकार बिस्ट्रिट्स पहुंचा। ये शहर पुराना था, इतिहास से भरा हुआ और घावों से भी। कभी आग ने इसे जलाया था, कभी युद्ध ने इसे तोड़ा था और कभी भूख और बीमारी ने इसे खामोश कर दिया था। जोनाथन ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हो रहा था, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह कुछ बड़ा होने की शुरुआत है और शायद कुछ ऐसा जिससे वापस लौटना आसान नहीं होगा। काउंट ड्रैकुला ने जोनाथन को निर्देश दिया था कि वह गोल्डन क्रोने होटल में ठहरे। जैसे ही वो होटल के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, साधारण ग्रामीण कपड़ों में, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता थी। जैसे ही जोनाथन करीब आया, उसने हल्का झुककर पूछा,
क्या आप अंग्रेज सज्जन हैं? हाँ, मेरा नाम जोनाथन हार्कर है, उसने जवाब दिया। महिला के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था, जैसे कोई छुपा हुआ डर। उसने तुरंत पास खड़े एक आदमी को कुछ कहा जो सफेद कपड़ों में था। वो आदमी अंदर गया और कुछ ही पलों में एक पत्र लेकर वापस आया। पत्र पर लिखा था, मेरे मित्र, कारपेथियन पहाड़ों में आपका स्वागत है। मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूं। आज रात आराम से सोइए। कल सुबह 3 बजे एक गाड़ी बुकोविना के लिए रवाना होगी, उसमें आपकी जगह सुरक्षित है। बोर्गो पास पर मेरी गाड़ी आपका इंतजार करेगी और आपको मेरे पास ले आएगी। मुझे आशा है कि लंदन से आपकी यात्रा सुखद रही होगी और आप मेरी सुंदर भूमि में अपने प्रवास का आनंद लेंगे। आपका मित्र ड्रैकुला। 4 मई। अगले दिन जोनाथन को पता चला कि होटल के मालिक को भी काउंट का एक पत्र मिला था, जिसमें उसके लिए गाड़ी में सबसे अच्छी जगह सुरक्षित रखने को कहा गया था। लेकिन जब उसने इस बारे में विस्तार से पूछना चाहा, तो होटल मालिक अचानक चुप हो गया। वह ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे उसे जर्मन भाषा समझ ही नहीं आ रही हो, जबकि अभी कुछ देर पहले तक वह हर बात का सही जवाब दे रहा था। जोनाथन को यह अजीब लगा। उसने गौर किया, मालिक और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे को डर भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। काफी पूछने पर मालिक ने बस इतना कहा, हमें बस पैसा मिला है और हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जब जोनाथन ने काउंट ड्रैकुला के बारे में पूछा, तो माहौल अचानक बदल गया। मालिक और उसकी पत्नी दोनों ने तुरंत अपने सीने पर क्रॉस का निशान बनाया और साफ मना कर दिया कि वे कुछ भी नहीं जानते। अब यह सब कुछ और भी रहस्यमय हो चुका था, और सच कहे तो थोड़ा डरावना भी। जाने का समय करीब आ रहा था, इसलिए जोनाथन के पास ज्यादा पूछताछ करने का मौका नहीं था। लेकिन ठीक उसी समय वह बुजुर्ग महिला फिर से उसके कमरे में आई। इस बार वह बहुत घबराई हुई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या आपको जाना ही पड़ेगा? ओह युवा साहब, क्या आपको सच में जाना ही पड़ेगा? वह इतनी परेशान थी कि उसकी भाषा भी उलझ गई थी। जर्मन के साथ कोई और अनजानी भाषा मिलाकर बोल रही थी। काफी कोशिशों के बाद जोनाथन उसकी बात समझ पाया। जब उसने कहा कि उसे जरूर जाना है क्योंकि ये एक जरूरी काम है, तो महिला ने अचानक पूछा, क्या आपको पता है आज कौन सा दिन है? 4 मई, जोनाथन ने जवाब दिया। महिला ने सिर हिलाया। हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन क्या तुम्हें सच में पता है आज कौन सा दिन है? जोनाथन उलझ गया। मैं समझा नहीं। महिला की आंखों में अब साफ डर था। वो धीरे धीरे बोली, आज सेंट जॉर्ज डे की पूर्व संध्या है। और फिर उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रात, ठीक आधी रात को, दुनिया की सारी बुरी शक्तियां आजाद हो जाती हैं? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। महिला ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम कहां जा रहे हो और किसके पास जा रहे हो? अब वो खुद को रोक नहीं पाई। वो घुटनों के बल बैठ गई और लगभग रोते हुए बोली, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। कम से कम 1-2 दिन और रुक जाओ। जोनाथन स्तब्ध खड़ा था। जोनाथन को यह सब थोड़ा अजीब और बेवकूफी भरा लग रहा था, लेकिन सच ये था, वो खुद भी अंदर से असहज महसूस कर रहा था। फिर भी काम जरूरी था और वह किसी भी अंधविश्वास को अपने रास्ते में आने नहीं दे सकता था। उसने धीरे से उस बूढ़ी महिला को उठाने की कोशिश की और गंभीर आवाज में कहा, मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे जाने के लिए मजबूर करता है। महिला ने आंसू पोंछे और फिर अपने गले से एक क्रॉस निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। जोनाथन एक पल के लिए ठिठक गया। एक अंग्रेज होने के नाते उसे ऐसे प्रतीकों को अंधविश्वास समझना सिखाया गया था, लेकिन उस वक्त उस डरी हुई महिला के सामने
मना करना भी गलत लग रहा था। महिला ने उसकी झिझक समझ ली। बिना कुछ कहे उसने वो क्रूज उसके गले में डाल दिया और बस इतना कहा, तुम्हारी मां की कसम, और फिर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। अब जोनाथन अकेला था। वो अपनी डायरी लिख रहा था, गाड़ी का इंतजार करते हुए, जो कि जैसा उसने उम्मीद की थी, देर से ही थी। क्रूज अभी भी उसके गले में था। वो सोचने लगा, क्या ये सब उस बूढ़ी महिला का डर था, या इस जगह की भूतिया कहानियां, या फिर इस क्रूज में सच में कोई शक्ति थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर घर कर रही थी। वो पहले जैसा शांत नहीं था। और अचानक उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर ये डायरी मुझसे पहले मीना तक पहुंच जाए तो इसे मेरा आखिरी अलविदा समझना। तभी गाड़ी आ गई। 5 मई किले की ओर। सुबह का धुंधल का खत्म हो चुका था। सूरज दूर आसमान में ऊंचा चढ़ चुका था, लेकिन क्षितिज इतना दूर था कि यह समझना मुश्किल था, वहां पेड़ है या पहाड़। जोनाथन को नींद नहीं आ रही थी, और जब तक नींद ना आए उसने तय किया कि वो लिखता रहेगा। उसने पिछली रात के खाने को याद किया। रॉबर स्टेक, बेकन, प्याज और गोमांस के टुकड़े लाल मिर्च के साथ लकड़ी की सिंखों पर लगाकर आग पर भुना गया, और साथ में गोल्डन मेडियाश नाम की वाइन, जिसका स्वाद अजीब था लेकिन बुरा नहीं। जब वो गाड़ी में बैठा तो उसने देखा ड्राइवर अभी तक अपनी सीट पर नहीं था। वो होटल की मालकिन से बात कर रहा था। दोनों बार बार उसकी तरफ देख रहे थे। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग फुसफुसा रहे थे। कुछ उसके पास आकर उसे देखने लगे, और उनकी नजरों में एक अजीब सी दया थी। जोनाथन को ये सब अजीब लगा। वह चुपचाप अपना छोटा सा शब्दकोश निकालता है और उन शब्दों का मतलब ढूंढने लगता है जो वो बार बार सुन रहा था। ऑर्डोग यानी शैतान, पोकॉल यानी नरक, स्त्रेगोइका यानी चुड़ैल, व्रोलोक, वल्कोस्लाक यानी वेयरवुल्फ या वैम्पायर। अब उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। ये सब मजाक नहीं था। उसने मन में सोचा, मुझे काउंट से इन अंधविश्वासों के बारे में जरूर पूछना चाहिए। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, होटल के बाहर खड़ी भीड़ ने एक साथ अपने सीने पर क्रॉस का निशान बनाया और 2 उंगलियां उसकी ओर उठाई, मानो उसे किसी अनदेखी बुरी शक्ति से बचाने की कोशिश कर रहे हों। जोनाथन ने बड़ी मुश्किल से अपने पास बैठे एक यात्री से पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? पहले तो वो आदमी चुप रहा, जैसे कुछ बताने से डर रहा हो। लेकिन जब उसे पता चला कि जोनाथन अंग्रेज है, तो उसने धीरे से कहा, ये एक तरह का बचाव है, बुरी नजर से बचने का। ये सुनकर जोनाथन के मन में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। वो एक अनजान जगह जा रहा था, एक अनजान आदमी से मिलने, और लोग उसे इस तरह देख रहे थे जैसे वो किसी खतरे की ओर बढ़ रहा हो। लेकिन उन लोगों की आंखों में डर के साथ साथ सहानुभूति भी थी, और यही बात जोनाथन को सबसे ज्यादा छू गई। जब गाड़ी आगे बढ़ने लगी, उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार सराय को देखा। वहां खड़े लोग रंग बिरंगे कपड़ों में, सबके सब अपने सीने पर क्रॉस बना रहे थे, जैसे किसी को आखिरी बार विदा दे रहे हों। फिर एक तेज आवाज गूंजी, चाबुक की। ड्राइवर ने अपने 4 छोटे घोड़ों को जोर से हाँका और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में जोनाथन का डर उसके आसपास फैली खूबसूरती में खोने लगा। चारों तरफ हरियाली थी, घने जंगल, ऊंची नीची पहाड़ियां, कहीं दूर छोटे छोटे घर, तो कहीं पेड़ों से ढकी ढलाने। हवा में फूलों की खुशबू तैर रही थी। सेब, आलू बुखारा, नाशपाती, चेरी और जमीन पर गिरे फूलों की पंखुड़ियां ऐसे चमक रही थी
मानो घास पर तारों की चादर बिछी हो। सड़क इन पहाड़ियों के बीच ऐसे घूम रही थी जैसे कोई सांप अपनी राह बना रहा हो। कभी वो अचानक मुड़ जाती तो कभी जंगल उसे निगल लेता। लेकिन एक बात अजीब थी, गाड़ी बहुत तेजी से भाग रही थी। इतनी तेजी कि जोनाथन समझ ही नहीं पा रहा था क्यों। ड्राइवर के चेहरे पर एक ही भाव था, जल्दी, और सिर्फ जल्दी। मानो वो किसी चीज से भाग रहा हो या किसी चीज तक पहुंचने की जल्दी में हो। धीरे धीरे हरे भरे मैदान खत्म होने लगे। अब सामने उठ रहे थे कारपेथियन पर्वत, ऊंचे, विशाल, डरावने। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी और उनके रंग बदल रहे थे, कहीं गहरा नीला, कहीं बैंगनी, कहीं हरा और भूरा। और दूर, बहुत दूर, बर्फ से ढकी चोटियां जो आसमान को छूती हुई लग रही थी। अचानक एक यात्री ने जोनाथन का हाथ पकड़कर दूर इशारा किया, देखो, ईश्वर का सिंहासन। और उसने तुरंत अपने सीने पर क्रॉस बना लिया। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, सूरज ढलने लगा, छायाएं लंबी होने लगी, अंधेरा धीरे धीरे सब कुछ निगलने लगा। लेकिन पहाड़ की चोटी अभी भी गुलाबी रोशनी में चमक रही थी, एक अजीब, भयानक सुंदरता के साथ। रास्ते में लोग दिखते रहे, कुछ प्रार्थना में झुके हुए, कुछ रास्ते के किनारे बने छोटे मंदिरों के सामने घुटनों के बल बैठे हुए। और हैरानी की बात, वे गाड़ी की आवाज तक नहीं सुनते थे, जैसे इस दुनिया से उनका कोई संबंध ही न हो। अब ठंड बढ़ने लगी थी, हवा में एक सिहरन थी और अंधेरा घना होता जा रहा था। घोड़े अब धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रहे थे। जोनाथन ने सोचा, मैं उतर कर पैदल चल सकता हूं, लेकिन ड्राइवर ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, यहां मत उतरना, यहां के कुत्ते बहुत खतरनाक हैं। और फिर उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, और हो सकता है आज रात तुम्हें और भी बहुत कुछ देखने को मिले। अब यह मजाक नहीं लग रहा था। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। ड्राइवर ने गाड़ी की लाइट जलाई और तभी यात्रियों में बेचैनी फैल गई। वे बार बार ड्राइवर से कुछ कह रहे थे, जैसे उसे और तेज चलने को कह रहे हों। ड्राइवर ने जोर जोर से चाबुक चलाना शुरू किया। घोड़े पूरी ताकत से दौड़ने लगे और गाड़ी झूलने लगी, जैसे तूफान में फंसी कोई नाव। जोनाथन ने खुद को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। और तभी अंधेरे के बीच उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे पहाड़ों के बीच कोई दरार हो, जहां से धुंधली रोशनी बाहर आ रही हो। अब पहाड़ जैसे अचानक और करीब आ गए थे। दोनों तरफ से वे ऐसे झुकते हुए लग रहे थे, मानो किसी अजनबी को घूर रहे हों या उसे अपने भीतर कैद करने के लिए तैयार हों। जोनाथन अब बोर्गो पास में प्रवेश कर चुका था। गाड़ी के अंदर बैठे यात्री एक एक करके उसके पास आने लगे और फिर कुछ अजीब हुआ। वे उसे छोटे छोटे ताबीज और चीजें देने लगे, इतनी गंभीरता से जैसे ये कोई मजाक नहीं बल्कि जरूरी हो। कोई क्रॉस बनाता, कोई उंगलियों से बुरी नजर से बचाने का इशारा करता। हर किसी की आंखों में एक ही भाव था, डर और दया। जोनाथन समझ नहीं पा रहा था आखिर वे उससे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। तभी गाड़ी में अचानक हलचल बढ़ गई। ड्राइवर आगे झुक गया, यात्री किनारों से बाहर झांकने लगे। सबकी निगाहें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थी। जोनाथन ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सामने का रास्ता खुलने लगा। बोर्गो पास का दूसरा छोर दिखाई देने लगा। आसमान में काले बादल छा चुके थे। हवा भारी हो गई थी, मानो तूफान आने वाला हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुका हो। एक ऐसी दुनिया जहां बिजली, अंधेरा और डर राज करते हैं,
जोनाथन अब उस गाड़ी को ढूंढ रहा था जो उसे काउंट ड्रैकुला तक ले जाने वाली थी। हर पल उसे उम्मीद थी कि अंधेरे में कहीं से रोशनी दिखाई देगी, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। सिर्फ उनकी अपनी गाड़ी की हल्की रोशनी और घोड़ों की सांसों से उठती सफेद भाप। कोई दूसरी गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी यात्री राहत की सांस लेने लगे, लेकिन जोनाथन के लिए यह राहत नहीं थी, यह निराशा थी। तभी ड्राइवर ने घड़ी देखी और धीमी आवाज में कुछ कहा, समय से 1 घंटा पहले। फिर वह जोनाथन की ओर मुड़ा। यहां कोई गाड़ी नहीं है, लगता है आपको बुलाया ही नहीं गया। अब आपको बुकोविना जाना होगा और कल वापस आना होगा। जोनाथन कुछ सोच ही रहा था कि अचानक घोड़े बेकाबू हो गए। वे जोर जोर से हिनहिनाने लगे, उछलने लगे, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो जो इंसानों को नहीं दिख रहा। और तभी अंधेरे से एक आवाज आई, पहियों की, घोड़ों की। एक काली गाड़ी अचानक पीछे से आई, तेजी से उनके पास आई और रुक गई। 4 घोड़े, पूरी तरह काले और बेहद शक्तिशाली, और उन्हें चला रहा था एक लंबा आदमी, लंबी दाढ़ी, काली टोपी, जिसने उसका चेहरा लगभग छुपा रखा था, लेकिन उसकी आंखें वे अंधेरे में भी चमक रही थी। लाल सी, अजीब, डरावनी। उसने ड्राइवर से कहा, आज तुम जल्दी आ गए हो। ड्राइवर घबराकर बोला, अंग्रेज साहब जल्दी में थे। अजन भी मुस्कुराया, इसलिए तुम उन्हें आगे भेजना चाहते थे? मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मैं बहुत कुछ जानता हूं और मेरे घोड़े तेज हैं। उसकी मुस्कान, उसके होंठ लाल थे और दांत सफेद, नुकीले, जैसे किसी जानवर के। एक यात्री ने धीरे से कहा, मरे हुए लोग तेज चलते हैं, फॉर द डेड ट्रैवल फास्ट। अजनबी ने यह सुन लिया। उसने सिर उठाया और मुस्कुराया। यात्री तुरंत डर गया और खुद को बचाने के लिए क्रॉस बनाने लगा। इसका सामान मुझे दो, उस अजनबी ने आदेश दिया। कुछ ही सेकंड में जोनाथन का सामान उस काली गाड़ी में रख दिया गया। जोनाथन नीचे उतरा और जैसे ही उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा, उसे ऐसा लगा जैसे लोहे की पकड़ हो। इतनी ताकत कि वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं सकता था। बिना कुछ कहे वो गाड़ी मुड़ी और अंधेरे में दौड़ पड़ी। जोनाथन ने पीछे मुड़कर देखा। दूसरी गाड़ी दूर जा रही थी और उसमें बैठे लोग अब भी क्रॉस बना रहे थे। अब वह अकेला था, पूरी तरह। अचानक उसके कंधे पर एक चादर डाली गई। ड्राइवर की आवाज आई, रात ठंडी है, मेरे मालिक ने कहा है कि आपका पूरा ध्यान रखा जाए। अब जोनाथन के अंदर एक अजीब डर बैठ चुका था। अगर उसके पास कोई और रास्ता होता तो शायद वह ये यात्रा यहीं छोड़ देता। गाड़ी अजीब तरह से चल रही थी, सीधी, फिर अचानक मुड़ जाती, फिर वापस उसी रास्ते पर, जैसे वे गोल गोल घूम रहे हों। जोनाथन को शक हुआ, क्या वे रास्ता भटक गए हैं या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था। उसने माचिस जलाई और घड़ी देखी, लगभग आधी रात। उसका दिल धड़क उठा। तभी दूर कहीं एक कुत्ता रोया, लंबी, दर्द भरी आवाज। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में पूरी घाटी में भयानक हुआ हुआ गूंजने लगी। अब ये सिर्फ कुत्ते नहीं थे, ये भेड़िए थे। चारों तरफ से, पहाड़ों से, अंधेरे से घोड़े बेकाबू हो गए। जोनाथन का दिल दहल गया। उसे लगा वो अभी कूदकर भाग जाए, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। ड्राइवर ने घोड़ों को रोका, उन्हें शांत किया और धीरे धीरे नीचे उतर गया। अब अंधेरे में भेड़ियों की आवाज,
ठंडी हवा और एक रहस्यमयी आदमी। घोड़े अभी भी डर से कांप रहे थे, लेकिन वह रहस्यमय चालक उनके पास झुका। उसने प्यार से उन्हें सहलाया, उनके कानों में कुछ फुसफुसाया, ठीक वैसे ही जैसे किसी घोड़े को काबू करने वाला करता है। और हैरानी की बात यह थी कि उसके स्पर्श से वे धीरे धीरे शांत हो गए। हालांकि उनका डर अभी पूरी तरह गया नहीं था। चालक फिर अपनी सीट पर बैठा, लगाम संभाली और इस बार गाड़ी और भी तेजी से दौड़ पड़ी। कुछ ही देर बाद रास्ता अचानक बदल गया। हम एक संकरे दाईं ओर मुड़ते रास्ते पर उतर गए। अब चारों तरफ घने पेड़ थे, इतने घने कि कई जगह उनकी शाखाएं ऊपर मिलकर एक सुरंग जैसा रास्ता बना रही थी। दोनों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें खड़ी थी, जैसे हमें घूर रही हों। हवा तेज होने लगी थी। वो चट्टानों से टकराकर सिसकती, सीटी बजाती गुजर रही थी। पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थी। ठंड बढ़ती जा रही थी और फिर धीरे धीरे बर्फ गिरने लगी। कुछ ही पलों में सब कुछ, हम, रास्ता, पेड़, सफेद चादर में ढक गए। दूर कहीं कुत्तों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी पीछे छूटने लगी। पर भेड़ियों की आवाज, वो पास आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमें चारों तरफ से घेर रहे हों। मेरे भीतर डर अब साफ महसूस होने लगा था। घोड़े भी बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन चालक, उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। वो बस बार बार बाईं और दाईं तरफ देखता रहा, जैसे अंधेरे में कुछ ढूंढ रहा हो। अचानक मेरी नजर बाईं तरफ गई और मैंने एक हल्की सी नीली लौ देखी, एक अजीब सी टिमटिमाती हुई नीली आग। चालक ने भी उसे देख लिया। उसने तुरंत घोड़ों को रोका, नीचे कूदा और बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। मैं घबराकर वहीं बैठा रह गया। भेड़ियों की आवाज अब और पास आ रही थी। तभी वो वापस आया, चुपचाप अपनी सीट पर बैठा और हम फिर आगे बढ़ गए। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूं, क्योंकि वो नीली लौ बार बार दिखाई देती रही। हर बार चालक उसे देखता, गाड़ी रोकता और वहां जाकर कुछ करता, जैसे पत्थरों को किसी खास आकृति में जमा रहा हो। एक बार तो कुछ और भी अजीब हुआ। जब वो उस नीली लौ के सामने खड़ा था, तो उसका शरीर उस लौ को ढक नहीं रहा था। मैं उसके आर पार उस लौ को देख सकता था। ये इतना अजीब था कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन अगले ही पल वो दृश्य गायब हो गया और मैंने खुद को समझा लिया कि शायद मेरी आंखों का धोखा है। कुछ देर बाद नीली लौ दिखनी बंद हो गई, लेकिन भेड़ियों की आवाज अब भी हमारे साथ थी, जैसे वे हमारा पीछा कर रहे हों। फिर एक समय ऐसा आया जब चालक पहले से ज्यादा दूर चला गया और उसी पल घोड़े बुरी तरह घबरा उठे। वे चीखने लगे, उछलने लगे, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं थी। भेड़ियों की हुआ बंद हो चुकी थी। और तभी चांद बादलों के पीछे से निकला। उसकी हल्की रोशनी में मैंने जो देखा, वो मेरी रूह जमा देने के लिए काफी था। हमारे चारों तरफ भेड़ियों का एक घेरा था। सैकड़ों भेड़िए, उनके सफेद दांत, लाल लटकती जीभ, चमकती आंखें। वे चुप थे, लेकिन वही चुप्पी सबसे ज्यादा डरावनी थी। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर सुन्न हो गया हो। अचानक वे सब एक साथ चिल्लाने लगे, जैसे चांदनी ने उन्हें जगा दिया हो। घोड़े बेकाबू हो गए। मैंने चालक को आवाज दी, चिल्लाया, गाड़ी पीटी, ताकि भेड़िए डर जाए। तभी पता नहीं वो कहां से आया, लेकिन उसकी आवाज गूंजी। मैंने देखा वो रास्ते पर खड़ा था। उसने अपने लंबे हाथ हवा में ऐसे घुमाए, जैसे किसी अदृश्य चीज को हटा रहा हो। और तभी भेड़िए पीछे हटने लगे, धीरे धीरे और फिर पूरी तरह। फिर अचानक बादल चांद के सामने आ गए और सब कुछ फिर अंधेरे में डूब गया। जब दोबारा मैंने देखा, चालक गाड़ी में वापस आ चुका था और भेड़िए गायब थे।
अब डर इतना गहरा हो चुका था कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था। हम आगे बढ़ते रहे, लगभग पूरी तरह अंधेरे में। रास्ता कभी ऊपर चढ़ता, कभी नीचे उतरता, लेकिन ज्यादातर हम ऊपर ही जा रहे थे। और फिर अचानक मुझे एहसास हुआ, गाड़ी रुक रही है। मैंने सामने देखा, हम एक विशाल खंडहर जैसे महल के आंगन में खड़े थे। उसकी ऊंची ऊंची काली खिड़कियों से कोई रोशनी नहीं आ रही थी और उसकी टूटी हुई दीवारें आसमान के खिलाफ एक डरावनी परछाई बना रही थी।